एक बार रामपुर नामक एक गांव में भीमराज, विनेश, गणेश और सूरज नाम के 4 दोस्त रहते थे। वे गांव में बावर्ची का काम करते थे। वे अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाने जाते थे। एक दिन वो काम के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब चेतन लाल नाम का एक अमीर आदमी भीमराज के घर आता है। नमस्कार चेतन लाला जी, क्या बात है? आप आज यहाँ? कुछ महत्वपूर्ण? बेशक, आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास एक अच्छी खबर है। बढ़िया, कृपया मुझे खबर बताइए। बात दरअसल ये है कि इस महीने की 20 तारीख को मेरी बेटी की शादी है और ये बात भी सच है कि आपके बनाए पकवानों के बिना हम हमारा कोई भी कार्यक्रम कभी नहीं मना सकते हैं। बस यही बात है। बहुत अच्छी खबर है चेतन लाला जी, ये सारी कुछ आपकी ही तो कृपा है। आपको किन चीजों की जरूरत है? ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ो और अपने खास व्यंजन तैयार करो। बात यह है कि दूल्हे और उनके परिवार को दावत का आनंद लेना चाहिए बस। अच्छा तो ये बात है। हाँ बिल्कुल, आप चिंता ना करें, हम सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों के बारे में जानता हूँ। चलिए उस दिन मिलते हैं। बस आप ध्यान रखें कि भोजन की सभी सामग्री अपने साथ लाना ना भूले। ये लीजिए, अभी 50,000 रुपये रखिए, बाकी काम खत्म होने के बाद। जी बिल्कुल महोदय, हम सारी व्यवस्था करके रखेंगे। चेतन लाल प्रस्थान करते हैं। भीमराज अपने अन्य दोस्तों विनेश, गणेश और सूरज के साथ इस घटना पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस महीने 20 तारीख को हमें चेतन लाला की बेटी की शादी का काम मिला है। अच्छा भीम भैया, हम तैयार हैं। सारे मीठे व्यंजन मैं बनाऊंगा, गणेश सब्जियां बनाएंगे और सूरज सारी सब्जियां काटेगा। और जो भी चीजें बच रही है और बाकी बचे हुए लोग जो चाहे वो बना सकते हैं। हाँ, मैं सब्जियां लाऊंगा, उन्हें काटूंगा और सारी व्यवस्था करूंगा। आप चिंता ना करें। आप बता सकते हैं कि मैं कौन सी सब्जी के व्यंजन बना सकता हूँ? ठीक है, योजना बनाते हैं और काम शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर हम हर बार स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं तो ही हमें शादी में ऐसे खाना बनाने का काम मिल पाएगा, तो कृपया ये ध्यान रखिएगा। इस बीच भीम की पत्नी वहां आती है। वो उन्हें बातचीत करते सुनती है और कहती है, क्या बात कर रहे हो आप लोग? मुझे लगता है किसी कार्यक्रम की योजना बना रहे हो। क्या खिचड़ी पक रही है आप लोगों में? हाँ बिल्कुल भाभी, हम अलग अलग भोजन बनाने के तरीकों के बारे में बात कर रहे थे। हमें अपनी पूरी ईमानदारी व मेहनत के साथ इस बार बहुत अच्छा भोजन बना के देना है। अच्छा, तो ये बात है। लोग वैसे भी आपके व्यंजन खाना पसंद करेंगे। आप लोग अपने लजीज खाने के लिए आसपास के गांवों में मशहूर हैं। इस गांव के भी सारे शुभ कार्यों में आप ही तो खाना बनाते हैं। इस बार भी कुछ अच्छा ही बनेगा। भाभी, बात दरअसल ये है कि मैं बचपन से ही भीम के साथ हूँ। मुझे खाना बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। यह सब भगवान का ही आशीर्वाद है। चलो अब चलते हैं और अपने काम की तैयारी में लग जाते हैं। शादी वाले दिन वे सभी चेतन लाल के घर पहुंचते हैं। चेतन लाल के निर्देशानुसार वे स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। गांव के सभी लोग आकर भोजन का आनंद लेते हैं। शादी संपन्न हुई और चारों दोस्तों की सेवा से खुश चेतन लाल अपनी खुशी जाहिर करने उनके पास आए। अरे भीम, जैसा कि इस बात का सभी को अंदाजा था, गांव में सभी ने दावत का खूब ज्यादा आनंद लिया। अब से मैं तुम्हें मेरे घर के सभी आयोजनों के काम देते रहूंगा। अच्छा, धन्यवाद महोदय, लेकिन इसका श्रेय सिर्फ मुझे नहीं, हम सभी को जाता है। हमने हमारी पूरी कोशिश की थी और हम सभी भी आपके साथ काम करने की इच्छा रखते हैं। ओह अच्छा, तो फिर लगता है कि हमारी बहुत जमने वाली है भीम। ये लो, यह 50,000 रुपये तुम्हारे बकाया थे, ये ले लो। लेकिन मैं इसके साथ ही तुम्हें 20,000 रुपये ज्यादा दे रहा हूँ। तुम सब बराबर ले लो, बस हमारा काम अच्छे से कीजिएगा। धन्यवाद, हम बहुत खुश हुए। आपको काम पसंद आया। कृपया आप उन लोगों को हमारा नाम जरूर बताइएगा जिन्हें हमारी जरूरत हो। हाँ क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा। वे सभी इस घटना की सफलता को लेकर उत्साहित हैं। भीम अपने बाकी दोस्तों को बुलाता है और अपनी खुशी जाहिर करते हुए उनसे कहता है, दोस्तों, चेतन लाल ने हमें 1,20,000 रुपये दिए, तो आप सभी 10-10 हजार रुपये ले लो। क्या? ये अंतर क्यों है? ये तो गलत है। हमारे लिए इतना कम पैसा क्यों? मुझे लगा कि आप हमें बहुत पैसा देने वाले हैं, पर इतना ही क्यों? हाँ, ये गलत है। देखो, ये मेरा व्यवसाय है और मैं अपनी मर्जी से ही पैसे दूंगा। अगर आप काम करना चाहते हैं तो रहे, नहीं तो चले जाइए। क्रोधित भीम ने अपने सभी दोस्तों को चेतावनी दी। उसके इस रवैये से वो सभी सदमे में थे।
लेकिन बेबस होकर वो पैसे लेकर वहां से चले गए। इसी बीच सुकन्या वहां आई। आपने ऐसा क्यों किया? जब आप सभी समान रूप से मेहनत करते हैं तो आपने उनके साथ अन्याय क्यों किया? उन्हें भी तो उनकी मेहनत के पैसे मिलने चाहिए थे। सुकन्या, तुम इससे दूर रहो तो अच्छा है। मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं, और मुझे किसी सुझाव की जरूरत नहीं है। ये विषय में तुम्हें कुछ जानकारी नहीं है। भीम ने अपनी पत्नी को डांट दिया। अगले दिन विनेश, गणेश और सूरज भीम को बिना बताए एक पेड़ के नीचे मिले। दोस्तों, मैं कल भीम ने जो करा उससे निराश हूं, पर उसके साथ काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। हाँ, जाहिर है भीम स्वार्थी है और उसने आधा पैसा ले लिया। दोस्तों, बस उसके स्वार्थ के कारण ही हमें पैसा नहीं मिल पाया। लेकिन बात दरअसल ये है कि हमें उसके बिना काम नहीं मिल सकता है और हमें खाना पकाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। हम तब तक अपना जीवन नहीं जी सकते जब तक हम कमाते नहीं हैं, लेकिन अगर हम भीम की बात नहीं मानते तो हमें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा और हम सभी के परिवार को भूखा रहना पड़ जाएगा मेरे मित्रों। तो चलो दोस्तों, भले ही वह स्वार्थी है पर हमें काम करना होगा। सच है, हम सभी कमाने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, भले ही भीम स्वार्थी है पर हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, फिर सब चलो, हम अपने काम पर चलते हैं। बहुत ही कम समय में ये चारों लोग अपनी कड़ी मेहनत और अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता के साथ गांव में अच्छा नाम कमा लेते हैं। भीमराज ने आधी राशि लेना जारी रखा और उन तीनों को न्यूनतम राशि ही दी। उन्होंने कभी भी अपनी निराशा व्यक्त नहीं की, बल्कि उन्हें जो भी दिया गया उसे ले लिया। इसी तरह काफी दिन बीत गए। ये तिकड़ी एक दिन सुकन्या से मिलने आई जब भीम घर में नहीं था। सूरज ने कहा, नमस्कार भाभी। हम सभी जानते हैं कि भीम सबसे अच्छा रसोइया है, लेकिन यह सफलता हमारी मेहनत का भी नतीजा है भाभी। वह कहते हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन वह हमें बहुत कम भुगतान करते हैं। यह गलत है। आप ही बताइए भाभी। बिल्कुल भाभी, हम बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। कृपया उन्हें विचार करने के लिए कहें। आप ही बताइए भाभी, ये करना सही है या गलत है? मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। मैंने इसके बारे में कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो मेरी बात ही नहीं सुनते। मुझे भी पता है वो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं क्या करूँ? हाँ भाभी, हमने उसे हर संभव तरीके से बताने की कोशिश करी है, लेकिन उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है भाभी। आप मुझे माफ कर दो। मैं भी बेबस हूँ। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती। हम क्या करें भाभी, यह तो हमारी किस्मत है। बुरा मत मानना। हम जाते हैं। वो निराश होकर वहां से चले जाते हैं। तब से वे न्यूनतम वेतन के लिए काम करना जारी रखते हैं। कई साल बीत गए। भीमराज ने अपनी बेटी की शादी एक कुशल व्यक्ति से कर दी और दहेज के रूप में उसे 4 एकड़ जमीन दी। विनेश, गणेश और सूरज तीनों भुगतान में असमानता से तंग आ चुके थे, इसलिए वे मिलने का और अपने भविष्य पर विचार करने का फैसला करते हैं। दोस्तों, हम सभी भीम के साथ कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। हालांकि हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसने सभी उपहार देकर अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से किया। मैं इसे अब और नहीं सह सकता और काम करना जारी नहीं रख सकता। तुम लोग ख्याल रखना। भाई, हम भी थक गए हैं, इसलिए आगे काम नहीं कर सकते हैं। तुम लोग अपना ध्यान रखना दोस्तों। किस्मत में हुआ तो हम फिर मिलेंगे। हाँ, मैं भी अब आगे काम नहीं कर सकता हूँ। इस तरह इस तिकड़ी ने भीम के साथ अब और नहीं जुड़ने का फैसला किया, क्योंकि वे उसके रवैये और व्यवहार से थक चुके थे। वे उसके घर पर भी नहीं जाते थे, न उसके संदेशों का जवाब देते थे। तब भीम ने गणेश के घर जाने का फैसला कर लिया और एक दिन, साहब, अब बहुत दिनों बाद आए हैं। मेरे पति को परिवार और बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हमारी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन हमने उसकी शादी के लिए कुछ भी नहीं बचाया। अब बहुत देर हो चुकी है। वो शादी के लिए राशि प्राप्त करने के तरीके ढूंढ रहे हैं और साथ ही उसके लिए अच्छा रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं। अब बिना पैसों के तो क्या ही हो सकता है। अब भगवान ही हमारा मालिक है। गणेश की पत्नी ने अपना दुख व्यक्त किया और भीम से याचना की। ये सब सुनकर भीम विनेश के घर चला गया। उसने विनेश की पत्नी को बिस्तर पर बीमारी से ग्रसित पाया। उसने विनेश के 15 वर्षीय बेटे कृष्णा से बात की। कृष्णा, क्या बात है? तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? क्या हुआ है इसे? मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे पिता ने कई साल उसकी उपेक्षा की।
अब उसका स्वास्थ्य और खराब हो गया है। उसने अपना समय खाना बनाने में बिताया और अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो कस्बे में कुछ काम और पैसे उधार लेने की तलाश में चला गया है। अगर पैसे नहीं मिले तो माँ का इलाज होना और उसका ठीक हो पाना मुश्किल है। कृष्णा की बातें सुनकर भीम सुलक्षणा से उसकी बीमारी के बारे में पूछता है, फिर सूरज के घर जाता है। वो सूरज को अपने घर के सामने एक चटाई पर बैठा हुआ पाता है। भीम को वहां देखने के बाद उदास सूरज उससे कहता है, अरे भाई जाओ, और मेरी हालत देखो। मैंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया और अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पाया। मैंने खाना पकाने से जो कुछ भी कमाया वह मेरे परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो बात यह है कि दोस्त, मेरे पास आगे काम करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची है। विनेश, गणेश और सूरज की दुर्दशा को महसूस करने के बाद भीम अपने घर के लिए निकल जाता है और अगले 3 दिनों में अपनी पत्नी की उपस्थिति में उनके साथ मजाक करने के लिए मिलने बुलाता है। उनके वहां आने पर वो उनसे कहता है, दोस्तों, आप सभी यहाँ मेरे बुलाने पर आए, यह देखकर मुझे अच्छा लगा। मैंने आप सभी को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन उसके पहले मैं अपने बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। आज पहली बार उन तीनों को भीम के सामने कुछ बोलने का मौका मिला था, इसलिए तीनों भीम के सामने अपनी निराशा और पीड़ा व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, आपने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा। आपने हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। हम हमेशा मानते थे कि आपने हमारा पैसा लूटा और आधा पैसा देकर हमारी मेहनत का मजाक बनाया। आपने विलासिता का आनंद लिया। तुम स्वार्थी, तुम लोभी हो और कंजूस हो। आपने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा। आपने हमारा सारा पैसा ले लिया। हमने बहुत मेहनत की लेकिन कुछ बचा नहीं पाए, और इसके विपरीत आपने बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर ली, और हम सभी अपने जीवन के अनेक समस्याओं से यूं ही जूझ रहे हैं। यही हमारी तुम्हारे लिए राय है। तीनों ने भीम को अपनी राम कहानी सुनाई और उसके प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। भीम ने उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुना और फिर कहा, मुझे पता है कि तुम सब ने मुझे गलत समझा है, लेकिन इसके आगे भी एक कारण है। मैं हर बात विस्तार से समझाऊंगा, कृपया इसे ध्यान से सुने। मैं जानता हूं कि तुम सब खर्चीले हो, इसलिए मैंने तुम्हें कम से कम दिया और बाकी बचा लिया। क्या आपने हमारा पैसा बचाया? हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। समझाता हूं, जल्दी समझ जाओगे। भीम अपने घर के अंदर जाकर पैसों से भरे 3 थैले और कुछ दस्तावेज लेकर वापस आया। यह तुम्हारा पैसा है और तुम्हारी संपत्तियों के दस्तावेज है। मैंने पैसे बचाए और तुम्हारे लिए संपत्ति ली। ये लो अपनी संपत्ति। सच में? फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया? आपने यह बात हमसे छुपा के क्यों रखी थी? मैं समझता हूं कि तुम तीनों ने मेरे लिए काम किया है, इसलिए तुम्हारी आर्थिक सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। हमने आयोजनों से बहुत पैसा कमाया और मैं आप तीनों को बचपन से जानता हूं कि आप बुरी आदतों के आदी हैं और भविष्य के बारे में सोचे बिना पैसा खर्च करते हैं। भविष्य में इसके सभी बुरे परिणामों पर विचार करते हुए मैंने कम से कम पैसा ही दिया और बचा हुआ पैसा आपके अच्छे भविष्य के लिए बचा लिया। यही कारण था कि मैं तुम्हें उस वक्त पैसा नहीं दे रहा था। तो यही बात थी मित्रों, और तुम मुझे खामखा ही गलत समझ रहे थे। मैं भला अपने पुराने दोस्तों के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये लो, ये तुम्हारा पैसा है, ये तुम्हारी ही अमानत थी। भीम की बातें सुनकर उन तीनों को एहसास हुआ कि उन्होंने भीम के इरादों को गलत समझा था। वे शर्मिंदा हो गए। अरे भीम, हम बड़े गलत थे। आपको गलत समझने के लिए हम माफी मांगते हैं। हाँ, तुम एक सच्चे नेता हो भीम, और मैंने तुम्हें कितना डांटा। हमें माफ कर दो। हाँ भाई, हमें माफ कर दो। भीम ने उन तीनों को वो पैसे और वो दस्तावेज दे दिए और उनसे कहा, ठीक है, यह पैसे लो और अपनी समस्याओं को हल कर लो। मैं सूरज से सहमत हूं कि हम सब अब वृद्ध हो गए हैं, अब और काम नहीं ले सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम सभी लोग घर पर रहें और आराम करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। लेकिन हम सब एक आखिरी बार मेरी बेटी की शादी के लिए खाना बनाएंगे और फिर काम छोड़ देंगे। बिल्कुल, वर पक्ष को हमारे स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेने दो। तीनों पैसे बचाने के महत्व को समझते हैं और समझते हैं कि भीम एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सच्चा नेता है जिसने अपने वित्त और परिवारों की देखभाल की। वे खुशी खुशी वहां से चले गए। आखिरकार उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया और वो अपना शेष जीवन आराम से बिताने लगे।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक रोचक कहानियों के लिए हमारे नए स्टोरीज बुक चैनल को सब्सक्राइब करें।